नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। इस बुलेटिन को हम आपके लिए मुंबई के बलाड पियर से लेकर आ रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आज आग लग गई। इस आग में 8 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। जब आग लग गई तब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं अब शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताई जा रही है। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल है। इसमें करीबन ऐसी सूचना मिली थी कि करीबन 2:30 से 3 के बीच में एक यहाँ घटना हुई है, जिसमें कि जब बिजली गई तो जो जनरेटर पे जो बिजली ट्रांसफ़र होती है उसके दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट जैसी घटना, अभी जितना हम पूछताछ कर पाए उसमें ये तथ्य आए कि उसके कारण यहाँ आग लग गई थी, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ गई। और इसमें तत्काल जो है पुलिस बल, फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंचे। पुलिस ने शीशा वीशा तोड़ करके लोगों को रेस्क्यू करने में भी फायर ब्रिगेड के साथ मदद करी। अभी तक जो कंफर्म कैजुअलिटीज़ हैं वो 8 है, जो 8 से 10 तक ये फिगर हो सकता है। अत्यंत दुखद और दर्दनाक घटना अस्पताल में हुई है, आगजनी। चूँकि शायद क्षेत्रीय जनों का ऐसा कहना है कि नीचे जनरेटर है, उसमें आग लगी और वो अस्पताल का एक ही रास्ता जाने का था, उसके सामने जनरेटर था, उसमें आग लगने के कारण पूरे अस्पताल में आग लगी है। लोग ज़्यादा निकल नहीं पाए। अभी सिर्फ अंदाज है कि 20 के आसपास लोग अंदर रहे होंगे, स्टाफ और पेशेंट मिलाकर। और जानकारी के अनुसार 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोग जो घायल हैं उनको कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल, उनको प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया है। कार्रवाई और सारी चीज़ें निश्चित तौर पे होंगी। इस समय हम जबलपुर के एक ऐसे अस्पताल के सामने खड़े हैं जो अभी अभी हादसे का शिकार हुआ। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये दमोह नाका शिवनगर में स्थित है। इस हॉस्पिटल में लगभग 2 बजे एक हादसा हुआ, जो बाहर जनरेटर रखा है। इस जनरेटर से आग लगना शुरू हुई और चूंकि आने जाने का रास्ता एक ही था, इसलिए जो अंदर के लोग थे वो भीषण आग के चलते बाहर नहीं भाग पाए। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोगों को आसपास के हॉस्पिटलों में भेजा गया है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, आग बुझा ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि एक व्यावसायिक 2 दुकानों में हॉस्पिटल बना दिया गया। प्रशासन ने इस पर जांच के आश्वासन दिए हैं और कहा है कि जबलपुर की सभी अस्पतालों की जांच की जाएगी। जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने 8 मौतों की पुष्टि की है और वो उनका मानना है कि अभी हो सकता है कुछ मौत और भी बढ़े। जबलपुर संजीव चौधरी। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। आपको बताते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नज़र में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटे के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है, ना ही वो रेस्टोरेंट और बार की मालिक हैं। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं दिए। गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया है। पहली नज़र में ये लगता है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया ट्वीट या पोस्ट सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा। आदेश के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। दिल्ली में आज कई शराब की दुकानें बंद हैं। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे आपको बता रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और क्या है वहां की मौजूदा स्थिति। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप शराब की एक दुकान देख सकते हैं। ये शराब का एक ठेका है जो दिल्ली में है। ये आज बंद है। कल तक ये ठेका खुला हुआ था और सिर्फ ये ठेका ही नहीं, शराब की कई सारी अन्य दुकानें भी दिल्ली में आज से बंद है। अगर बात की जाए इसके कारण की तो दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सीबीआई को ऑर्डर दिया है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, प्रूव करे जो भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन में न्यू एक्साइज पॉलिसी की। अभी नई एक्साइज पॉलिसी पिछले साल आई थी नवंबर के महीने में,
और ये 31 जुलाई तक वैलिड थी और इसका एक्सटेंशन अब नहीं किया गया है। और इस नई एक्साइज पॉलिसी में ये था कि सरकार ने अपने हाथ पूरी तरह से शराब के बिज़नेस से खींच लिए थे और तकरीबन 850 दुकानें जो दिल्ली में होनी चाहिए थी वो सभी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दी थी। लेकिन फिर उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे एलिगेशन लगे और उसके बाद दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि सभी सरकारी दुकानें ही होंगी अब शराब की, सभी शराब की दुकानें अब सरकार चलाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट दुकानदार हैं, उन सबको अपनी दुकानें आज से बंद करनी थी क्योंकि उनका लाइसेंस कल तक था। अब क्योंकि समय लगेगा दुकानें खोलने में तो सरकार ने कहा है कि 1 महीने के लिए एक्सटेंशन किया जा रहा है इसी एक्साइज पॉलिसी का, लेकिन उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो शायद अभी नहीं हो पाया है क्योंकि आप देख सकते हैं ये दुकान बंद है, दिल्ली में अन्य जितनी भी शराब की दुकानें बंद है। अब इससे समस्या क्या आती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी इन्होंने शराब ली होगी या खरीदी होगी, तो ये एक तरह से समझ सकते हैं। सर क्या समस्या होगी लोगों को, क्या क्या इससे गलत चीज़ें समस्या होगी? लोग गढ़गांव में, फरीदाबाद में बाहर भागेंगे दारू लेने के लिए, ब्लैक की लेंगे कहीं। हाँ, ब्लैक की शराब, आपको लगता है इसका कारोबार बढ़ जाएगा अब दिल्ली में? दिल्ली में ब्लैक का कारोबार बढ़ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है, हमने देखा है कई सारे राज्यों में जहाँ शराब बंदी है वहाँ नकली शराब मिलती है। अभी कुछ लोग की मौत भी हुई गुजरात में। हो सकता है भी हो सकता है, जबकि जो पहले मिलती थी जब लोगों को नहीं मिलेगी तो नकली का भी शुरू हो सकता है। तो आज से दुकानें बंद है दिल्ली में, असमंजस की स्थिति है। दिल्ली सरकार ने ये कहा था, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा था कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में चेंज जब बदलाव किए जाएंगे तो किसी तरह से अफरा तफरी ना हो, इसके भी निर्देश उन्होंने दिए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शराब की दुकानें तो बंद है ही। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इस बिज़नेस में लगाया था नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद, उनका पैसा उन्हें लग रहा है डूबने वाला है। अब नई एक्साइज पॉलिसी जब तक बनती नहीं है, उसका अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक सरकार ही शराब का बिज़नेस पूरी तरह से दिल्ली में चलाएगी। और जो आरोप पहले दिल्ली सरकार ने लगाए थे सरकारी शराब की दुकानों पर कि वहाँ पर शराब की चोरी भी हो जाती थी, कई सारी चीज़ें, कई सारी समस्याएं रहती थी, उससे किस तरह से दिल्ली सरकार बचाव करेगी और किस तरह से ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो, ये चीज़ देखने वाली रहेगी। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मकसद डोंगरे, NTV इंडिया। और अब उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ईडी दफ्तर है। कल यहीं से शाम से आप देखेंगे कि जो शिवसेना नेता और सांसद हैं संजय राउत, वो यहां पर आए गए थे। आज मुंबई के विशेष PMLA कोर्ट ने संजय राउत को 4 दिनों की ईडी हिरासत पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने संजय राउत से अदालत से मांग की थी कि संजय राउत के 8 दिन की हिरासत उन्हें मिले। आपको बताते हैं कि क्या कुछ वजह रही है उनकी गिरफ्तारी की और अदालत में आज क्या कुछ हुआ है। ईडी ने संजय राउत को कल आधी रात को पतराचौल घोटाले में गिरफ्तार किया। खबर है कि कल संजय राउत के घर पर ईडी की तलाशी में 11.5 लाख रुपए कैश मिले। संजय राउत की गिरफ्तारी के लिए 3 मुख्य वजहों को आधार बताया जा रहा है। पहली वजह यह है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, दूसरा उनके घर से अवैध कैश की बरामदगी और तीसरा कई अहम दस्तावेज की बरामदगी। वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले संजय राउत ने कहा कि लोगों को मार मार कर मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यह महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है। और इस वक्त लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई पर जवाब दे रही हैं इस पूरे मुद्दे पर। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। Growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they have downgraded the global growth, when they have reassessed, saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse, it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So, it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and
After that, the way in which global value chains have hit us, but in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. I think माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप सबने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुने। सबको बता दिया माननीय मंत्री जी। So, globally when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment India has remained the highest, I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. And it is exactly this, sir. It is exactly this which I am trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying this country is suffering like that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves, rather than, excuse me ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker said. Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. So, sir, it's important for us to, for all the members, through you, I would like to say, I'm quite convinced of every input given, and I तो आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। निखिल सवानी हमेशा, जो कि आम आदमी पार्टी की गुजरात की युवा विंग के उप प्रमुख है। निखिल भाई, ये बताइए, गुजरात जहां की माना जाता है ज़्यादातर लोग जो हैं व्यापार से जुड़े हैं, वहाँ पर ये जो रोजगार है, ये कितना बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से है? सबसे पहले आपको बता दूं कि गुजरात में लाखों की तादाद में युवा बेरोजगार है, जो शिक्षित है, जो
पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि हेड क्लार्क की भी एग्जाम होती है, उसकी भी सरकार भर्ती निकालती है, उसमें भी लाखों की तादाद में फॉर्म आ रहा है भर्ती के लिए। मतलब यही बताता है कि गुजरात में युवा कितना बेरोजगार है। रोजगार तो है ही नहीं, जवान जो लड़के हैं रोजगार नहीं है, बेचारा को कोई काम धंधा नहीं तो मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो केजरीवाल साहब आ जाएंगे तो युवाओं को एक उत्साह है कि ये पार्टी आएगी तो हमको रोजगार मिलेगा। इस समय केवल आम आदमी पार्टी है जो गुजरात में चुनाव प्रचार भी कर रही है और चुनावी वादे भी कर रही है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की आदत और स्वभाव के अनुरूप भी है और संभावना ये भी है कि हो सकता है अगले महीने से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करना शुरू कर दे। सोमनाथ से अपने कैमरा सहयोगी सुनीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इंडियन कोस्ट गार्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पश्चिम बंगाल में मछुआरों के साथ मिलकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में तिरंगा फहराया। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये वीडियो भी सामने आया है।